मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लीजिए, आपका इंतजार हो गया खत्म और एक बार फिर से आपकी दोस्त बबीता आपसे मिलने के लिए आ चुकी है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और खास एपिसोड में। तो भाई, अपने इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करने से पहले मैं इस प्रोग्राम में आपकी दिलचस्पी और लगाव के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और ये उम्मीद करती हूँ कि आपका ये स्नेह और प्यार हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में मैं आपका ऐसे ही नहीं, एक गाना सुनाकर स्वागत करती हूँ। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। चक दे सुबह सुबह इस गाने से आपका स्वागत करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है फ्रेंड्स, कि मैं आपको हौसले और साहस के जज्बातों से जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जिस इवेंट को मैंने आपके लिए आज चुना है वो असल में हिम्मत और हौसले की एक ऐसी कहानी है जो बरसों से हमें प्रेरित करती रही है। लोग चांद को पाने की चाह रखते हैं मगर उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मगर आप इससे इस बात का बिल्कुल अंदाजा मत लगाइएगा कि मैं आज चांद की बात करूंगी। मैं आपको आज ही के दिन यानी कि 29 मई 1953 की उस गौरवशाली गाथा के बारे में बताऊंगी जब एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखा। वाओ! दुनिया जानती है कि माउंट एवरेस्ट इन दिनों एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे से पहले फतह करना तकरीबन नामुमकिन सा था। 29,035 फीट ऊंची इस चोटी के ऊपर जीत हासिल करने के पहले भी कई प्रयास लोगों ने किए मगर कोई भी आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंचा। नेपाल, तिब्बत और चीन से लगी माउंट एवरेस्ट की चोटियां 1953 से पहले शायद जब भी नीचे देखती रही होंगी तो शायद इंसानों पर हंस देती रही होंगी, क्योंकि 1924 में जॉर्ज ले मैलोरी और एंड्रयू सैंडी इरविन ने भी कोशिश की थी और फ्रेंड्स कहते हैं कि इन दोनों ने तकरीबन 28,300 फीट तक का सफर तय भी कर लिया था और अभी आगे बढ़ने का दमखम बचा हुआ था। यही उन दोनों को आखिरी बार देखा गया था। काफी लोग आज भी ये बात सोचते हैं कि शायद जॉर्ज ले मैलोरी और एंड्रयू सैंडी इरविन वो पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की आखिरी चोटी पर कदम रखा था, मगर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि उन दोनों को बर्फ की चादरों ने अपने अंदर ही समा लिया और फिर वो वापस कभी लौट कर नहीं आए। मगर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने पर्वतों की ठंड और रास्ते की कठिनाइयों के आगे घुटने नहीं टेके। एक दो मौके इस चढ़ाई के दौरान ऐसे भी आए फ्रेंड्स जब उन्हें लगा कि शायद माउंट एवरेस्ट को जीतना संभव नहीं होगा, लेकिन हौसला और हिम्मत इंसान को हमेशा डर, कठिनाइयों से लड़ने और जूझने की ताकत देती है और यही वो ताकत है फ्रेंड्स जिसके सहारे इंसान कड़े से कड़े सफर पर भी अपनी मंजिल को पा ही लेता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटियों पर चढ़ने के दोस्तों अपने ही खतरे हैं जो मैदानों के सफर से कहीं ज्यादा मुश्किल और कठिन होते हैं। ये तो आपको भी मालूम है कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और ऐसे में अपने ऊपर संतुलन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का ये कारनामा आज भी हम याद करते हैं। दोस्तों, एडमंड और टेंजिंग 1953 के ब्रिटिश एवरेस्ट एक्सपीडिशन का हिस्सा ऐसे ही नहीं बन गए। अब आप ये सोच रहे
होंगे कि उन्होंने ये बोला होगा कि भाई हम माउंट एवरेस्ट पर ऊपर जाएंगे और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। नहीं भाई नहीं, इसके लिए उन्हें कई क्लाइंबर्स टेस्ट पास करने पड़े और उनके एक्सपीरियंसेस को देखा गया और करीब 11 चुने हुए क्लाइंबर्स में से एडमंड और टेंजिंग शेरपा को चुना गया। इसके साथ इस पूरी ट्रिप में एक फिल्म मेकर को साथ रखा गया जो उनके हर एक कदम का गवाह बना। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही साथ एक फेमस मैगजीन का राइटर भी उनके साथ था। करीब महीनों की प्लानिंग और ट्रेनिंग के बाद कहीं जाकर इस एक्सपीडिशन की शुरुआत हुई और इस एक्सपीडिशन में सिर्फ 4 क्लाइंबर्स को आखिरी समिट पर कदम रखने की इजाजत थी अगर वो वहां पहुंचने में कामयाब हुए तो। जहां पहली टीम में टॉम बॉर्डलन और चार्ल्स इवांस थे, वहीं दूसरी टीम में एडमंड और टेंजिंग थे। 26 मई 1953 को पहली टीम माउंट एवरेस्ट की आखिरी चोटी के लिए निकल पड़ी। जब पहली टीम माउंट एवरेस्ट की आखिरी चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थी, तभी मौसम ने अपना रुख बदल लिया और इन्हें वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, 29 मई 1953 की सुबह तकरीबन 4 बजे जब एडमंड हिलरी और टेंजिंग अपनी नींद से जागे तो उन्होंने जो देखा वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। उनके जूते पूरी तरह से बर्फ हो चुके थे और फ्रेंड्स, करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद वो जूते उनके पहनने के काबिल हुए और सुबह 6:30 से उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। 9th कैंप से शुरू हुई ये आखिरी चढ़ाई खुद में बहुत ही खतरनाक थी और इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक पड़ाव ऐसा आया जहाँ पर एक चट्टान को पार पाना दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया और बहुत ही कठिन हो गया, मगर एडमंड हिलरी ने आखिरी रास्ता निकाल ही लिया और इसीलिए आज उस चट्टान को हिलरीज स्टेप के नाम से भी जाना जाता है। We reached the south summit of Everest, which is 28,700 feet, and then we looked along the summit ridge, which is quite an impressive narrow ridge. It's corniced on one side, which is overhanging with snow and ice, so you can't keep on the crest of the ridge. We had to keep down on the steep left-hand side on snow and ice. But halfway along the ridge there's a rock step. It's about 40 feet high. And I cut steps along the side of the ridge. और फ्रेंड्स, 29 मई 1953 को करीब सुबह के 11:30 बजे एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसने आगे चलने वाले क्लाइंबर्स को माउंट एवरेस्ट का रास्ता दिखाया। हम इतिहास के इस पन्ने को सलाम करते हैं जिसमें इंसान की हिम्मत और हौसले की एक ऐसी दास्तां है जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। आप लोग सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त बबीता। गिलोरी खाया करो गुलफाम, ज़बान काबू में रहती है। और इस डायलॉग को सुनकर आपके दिमाग में क्या आया होगा, अब मैं ये सोच रही हूँ। लेट मी गेस, सबसे पहले फिल्म का नाम आया होगा, लेकिन मैं आपसे मकबूल फिल्म के इस डायलॉग या फिल्म की बात करने नहीं जा रही हूँ फ्रेंड्स। आज तो मैं आपको पंकज कपूर, जिन्होंने इस फिल्म में ये डायलॉग बोले हैं, मैं उनकी जिंदगी और फिल्मी सफर की दास्तान सुनाऊंगी। अगर आपको याद हो तो दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था, नीम का पेड़। हाँ दोस्तों, मैं उसी नीम का पेड़ की बात कर रही हूँ जिसका टाइटल सॉन्ग मुंह की बात सुने हर कोई दिल के दर्द को जाने कौन को स्वर्गीय जगजीत सिंह ने अपनी आवाज से सजाया था। दोस्तों, इस सीरियल में पंकज कपूर ने एक किसान बुधई राम के रोल को निभाया था। मुंह की बात सुने हर कोई दिल के दर्द को जाने कौन, मुंह की बात सुने हर को। ए सुखई की माई, तनी खुरपी लिया दे रे। खुरपी का होई? सुखीराम के वास्ते एक ठो पेड़ लगाए थे और तुमका यहाँ खड़ा रहे की जरूरत नहीं है, नजर लग जाए सुखीराम का। दोस्तों, नीम का पेड़ की कहानी एक किसान बुधई राम के आसपास घूमती है, मगर हम इस कहानी की शुरुआत की बात करें तो इसका बैकग्राउंड आजादी से पहले का है। आगे आजादी के बाद के भारत का भी जिक्र है इस कहानी में। राही मासूम रजा के एक नॉवल पर आधारित ये सीरियल 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ और इस सीरियल से जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा वो थे बुधई राम यानी कि पंकज कपूर। वैसे तो दोस्तों, पंकज कपूर नीम का पेड़
देर से पहले भी बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर नजर आते थे, मगर इस सीरियल ने उन्हें और उनके करियर को एक नई दिशा दी। उनका नाम कुछ ऐसे कलाकारों में आने लगा जो सूरत से नहीं बल्कि अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। आज ही के दिन यानी कि 29 मई 1954 को लुधियाना में जन्मे पंकज कपूर ने दिल्ली से 1973 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने कॉलेज में अव्वल आए। मगर दोस्तों, शायद इंजीनियरिंग से ज्यादा उन्हें थिएटर्स में इंटरेस्ट था और इसीलिए जल्दी ही उन्होंने इंजीनियरिंग में करियर बनाने के बजाय NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया और यहीं से 1976 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार लेकर फिल्मों में अपना जीवन बनाने निकल पड़े। ऐसा नहीं है कि दिल्ली आने के बाद ही उनके दिल में हीरो बनने की लालसा जागी। 2012 के एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो 60 के दशक से ही फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे और ये कि काका यानी कि राजेश खन्ना उनके आइडियल थे। NSD से निकलने के बाद करीब 4 साल तक पंकज कपूर थिएटर्स में काम करते रहे और यही काम करते हुए उन्हें रिचर्ड एटनबरो ने अपनी फिल्म गांधी में एक रोल ऑफर किया। दोस्तों, इस रोल से पहले पंकज कपूर 74 नाटकों को डायरेक्ट कर चुके थे और उन सब में उन्होंने अभिनय भी किया था। लेकिन हिंदी फिल्मों में उन्होंने श्याम बेनेगल की 1982 में आई फिल्म आरोहण से अपने सफर का आगाज किया। वहीं उसी साल गांधी में उन्होंने गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल की भूमिका निभाई और उसके बाद तो पंकज कपूर ने लाइन से कई फिल्में दी और फ्रेंड्स, उनकी ज्यादातर फिल्मों में आर्ट्स फिल्म की ही कैटेगरी थी। कमर्शियल फिल्मों से पंकज कपूर अब भी दूर थे, मगर आर्ट्स फिल्मों में उनके अभिनय की तारीफ करने वालों की कमी नहीं थी। मंडी, जाने भी दो यारो, मोहन जोशी हाजिर हो, खंडहर और खामोश, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आज की तारीख में कल्ट फिल्मों में शामिल हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि इनमें से ज्यादातर फिल्मों ने बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता था। वाव, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं हमारे पंकज कपूर। आर्ट्स फिल्मों से अपने आप को थोड़ा अलग करते हुए पंकज कपूर ने 1986 में छोटे पर्दे का रुख किया और करमचंद सीरियल से लोगों की जुबान पर छा गए। वही जो हमेशा अपनी सेक्रेटरी के साथ रहते थे और हमेशा गाजर खाते रहते थे। ये दूरदर्शन के लिए अपने आप में एक अलग तरह का जासूसी धारावाहिक था। उससे पहले ज्यादातर धारावाहिक रोजमर्रा की जिंदगी पर ही आधारित होते थे। जी, हादसा को करमचंद कहते हैं। मतलब द फेमस डिटेक्टिव। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ भी कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैं चाहती हूँ आप हमें बेकसूर साबित करें। बंदा तो सबूतों का गुलाम है, सबूत के बिना कोई बात करता है। लेकिन इस नाटक ने दूरदर्शन पर तहलका मचा दिया और बहुत सारे लोगों ने इस नाटक को बहुत पसंद किया और इसका जो ये पंकज कपूर का कैरेक्टर है ना, ये तो आज भी लोगों में बहुत फेमस है और उनकी सेक्रेटरी किटी वो भी आज तक बहुत फेमस है। वेल दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1989 की। पंकज कपूर को उनके अभिनय के लिए 1989 में नेशनल अवार्ड मिला और फिल्म थी राख, जिसमें आमिर खान की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और दोस्तों, इस फिल्म की क्रिटिक्स ने टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्मों से तुलना की है। यूं तो पंकज कपूर की झोली में कई ऐसी फिल्में हैं जिनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है, लेकिन उनके बारे में अगर मैं बात करने बैठ गई ना तो आज सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन एक फिल्म जिसको मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकती, वो फिल्म है मकबूल। विलियम शेक्सपियर के मशहूर उपन्यास मैकबेथ पर आधारित मकबूल में पंकज कपूर ने अब्बा जी के किरदार में मानो जान फूंक दी और दोस्तों, अपने दमदार डायलॉग्स और अभिनय की बदौलत ही पंकज कपूर को मकबूल के लिए 2004 के नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स, हाल ही में आई फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में उन्होंने अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी के दमदार अभिनय से ना कमाल ही कर दिया। तो दोस्तों, आज पंकज कपूर के जन्मदिन पर हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा अपने अभिनय से हम सबको रोमांचित करते रहें। बाबूजी, सारी कहानी तो सिर्फ जंवाल को ही पता होती है, बाकियों को तो अपने अपने हिस्से ही पता होते हैं। सितार को पता होता है कौन सा तार छेड़ना है, तबले को अपनी ताल पता होती है, सारंगी को अपना सुर पता होता है जी, और फिर दूर कहीं बजती है शहनाई। और जिम्बाल के आसपास ही कहीं पड़े होते हैं कुछ मृदंग,
और 2 तबले। फिर प्यारे हो, तब फिर उठते हैं जम्वाल के हाथ और बजता है जी संगीत तुम्हारे भले की कहता हूँ मैं। गुल्ले की बेगी बेगी का गुल्ला, जब तंबू खोला तब गुल्लो में गुल्ला। गुल्ले की बेगी बेगी का गुल्ला, जब तंबू खोला तब गुल्लो में गुल्ला। बल्ले वो बोला फिर मैं बोला, रे मडरू की बिजली का मंडोला, रे मडरू की बिजली का मंडोला। फ्रेंड्स, आप लोग सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। और क्यों, पंकज कपूर जी के बारे में जानकर अच्छा लगा ना, मुझे भी। और मेरे तो फेवरेट एक्टर हैं वो। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और बात करते हैं साहित्य की, और देखते हैं कि आज के दिन किस महान पर्सनैलिटी या शख्सियत ने जन्म लिया था। और दोस्तों, जिस व्यक्ति और शख्सियत के जीवन पर मैं आपको रोशनी डलवाने जा रही हूँ ना, वो कोई और नहीं बल्कि जाने माने निबंध लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। शायद आप में से काफी लोगों ने इनके बारे में पढ़ा नहीं होगा या कभी जाना नहीं होगा। दोस्तों, इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि किसी भी दिन बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड को भूलने की कोशिश भी मत करिएगा। टाइम से ऑन कर लीजिएगा और एक से एक महान हस्तियों के बारे में जानिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, अपनी बातों को थोड़ा सा यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में, और अब हम बताएंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। आपने सहारनपुर का नाम तो सुना है ना, दिल्ली से बहुत दूर तो नहीं है ये। कन्हैया लाल मिश्र जी का जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर के देवबंद में हुआ था। कन्हैया लाल मिश्र ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से यानी जर्नलिज्म से की। शुरू से ही राजनीति और समाज के बारे में सोचने वाले कन्हैया लाल मिश्र की इसी दिलचस्पी ने उन्हें पत्रकारिता की तरफ मोड़ दिया। अपने लेखों से लोगों के दिलों में जज्बात पैदा करने वाले कन्हैया लाल मिश्र को इसी वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा। वैसे भी गुलाम भारत में उस वक्त अंग्रेज आजादी के लिए उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहते थे। ऐसे में कन्हैया लाल मिश्र के लेखों से फैलने वाली उत्तेजना को रोकने के लिए अक्सर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। दोस्तों, अपनी जिंदगी में कन्हैया लाल मिश्र ने कई किताबें और लेख लिखे। उनमें से 1950 में प्रकाशित नई पीढ़ी नए विचार, 1954 में जिंदगी मुस्कुराई कुछ उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। कन्हैया लाल मिश्र 9 मई 1995 को इस दुनिया को अलविदा कह गए, और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर चलिए दोस्तों हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोग सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड, और अब हम बात करेंगे आपसे अमेरिका के राष्ट्रपतियों की। दोस्तों, एक नाम जो शायद ही हम कभी भूल सकते हैं वो है जॉन एफ कैनेडी। इनको याद करने के पीछे कई सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से सबसे बड़ी और न भूलने वाली बात है उनकी मौत। कहने वाले कहते हैं कि उनकी मौत एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी, मगर बाद में खोजबीन में ये पता लगाया गया कि उनको गोली मारने वाला शख्स अकेला था और उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी और से कोई भी ताल्लुक नहीं था। खैर दोस्तों, उनकी मौत हुए करीब 5 दशक बीत चुके हैं, मगर जॉन एफ कैनेडी का नाम आज भी अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपतियों की लिस्ट में काफी ऊपर लिया जाता है। Only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
आज ही के दिन यानी कि 29 मई 1917 में पैदा हुए जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता जोसेफ पी कैनेडी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के कार्यकाल के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में अमेरिका के एम्बेसडर थे और 1939 में यूरोप के एक समर टूर से लौटने के बाद जॉन एफ कैनेडी ने अपने कॉलेज की थीसिस में इंग्लैंड की नाजी जर्मनी के खिलाफ असफलता के पीछे की वजहों को लिखा, जिसका टाइटल था व्हाई इंग्लैंड स्लेप्ट। दोस्तों, ये किताब 1949 में पब्लिश हुई और जॉन एफ कैनेडी को इसकी वजह से काफी सराहना मिली। अब जब जॉन एफ कैनेडी के ज्ञान की बात मैंने आपको बता ही दी है, तो उनकी समझदारी और बहादुरी का भी एक किस्सा है। बात पर्ल हार्बर से पहले की है, जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन नेवी में बतौर सी मैन दाखिल हुए। जल्द ही उन्हें पीटी बोट पर भेज दिया गया, जो सोलोमन आइलैंड की पेट्रोलिंग के लिए जाया करती थी। और दोस्तों, 1943 में पेट्रोलिंग के दौरान जॉन एफ कैनेडी की बोट एक जापानीज डिस्ट्रॉयर से जा टकराई और टकराने के बाद दोस्तों सिर्फ नाव डूबी ही नहीं, बल्कि जॉन एफ कैनेडी और उनके साथ नाव में सवार सभी को काफी चोटें आईं। अपनी चोटों की परवाह किए बगैर कैनेडी बचाव कार्य में जुट गए और अपने साथियों को बचा लिया। और दोस्तों, उनकी इसी हिम्मत और साहस के लिए उन्हें नेवी और मरीन कोर मेडल से सम्मानित किया गया। यही नहीं, उन्हें पर्पल हार्ट भी दिया गया। मैं आपको बता दूं कि पर्पल हार्ट अमेरिकन सेना का वो अवार्ड है जो राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है, और ये सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो देश की सेवा करते हुए या तो मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। पर्ल हार्बर के बाद जॉन एफ कैनेडी ने कुछ समय तक एक पत्रकार के रूप में भी काम किया और पत्रकारिता के दौरान उन्होंने 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हुए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस को कवर भी किया। और दोस्तों, जहां तक राजनीति की बात है तो जॉन एफ कैनेडी 1946 में अमेरिकन राजनीति में कूद गए और यही उनकी मेहनत का नतीजा था कि उनके भाई और बहन ने जीत हासिल की और 1956 में अपने परिवार की मेहनत से तकरीबन डेमोक्रेट्स के टिकट पर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था। मगर शायद आगे कुछ और होना था, कुछ और बड़ा, और वो हुआ भी जब 4 साल बाद यानी कि 1960 में वो पहले बैलेट नॉमिनी फॉर प्रेसिडेंट हुए। मगर राष्ट्रपति के पद पर 3 साल गुजारने के बाद ही 22 नवंबर 1963 को ली हार्वे ऑसवाल्ड नामक शख्स ने उन्हें गोलियों से भून डाला और इस तरह अमेरिका के इतिहास में जॉन एफ कैनेडी, एक बहुचर्चित राष्ट्रपति का निधन हो गया। दोस्तों, आज जॉन एफ कैनेडी की बर्थ एनिवर्सरी है और हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस महान इंसान को श्रद्धांजलि दें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं ये सोच रही हूँ कि कौन ऐसा इंसान है जिसको गुलामी पसंद होगी। इतिहास गवाह है कि अमेरिका हो या हिंदुस्तान, अपने देश और अपनी आजादी के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी को आजादी के लिए न खाली दांव पर लगाया, बल्कि हंसते हंसते फांसी के फंदों पर भी झूल गए। और अब मैं जिस शख्सियत को आपसे रूबरू करवाने जा रही हूँ, उन्होंने वर्जीनिया, अमेरिका की आजादी का परचम बुलंद किया। पैट्रिक हेनरी यही नाम है, जो पेशे से एक अटर्नी थे। दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 29 मई 1736 को पैट्रिक हेनरी का जन्म हुआ और 1770 के दशक में पैट्रिक हेनरी वर्जीनिया के एक राजनीतिज्ञ और ऑरेटर बनकर उभरे। और दोस्तों, 1765 में स्टैम्प एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शायद आपको याद न हो या आपने कभी सुना न हो, पैट्रिक हेनरी ने ही 1765 की एक स्पीच में कहा था, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। दोस्तों, पैट्रिक हेनरी को आज भी अमेरिका में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चैंपियंस ऑफ रिपब्लिकनिज्म की हैसियत से याद किया जाता है और ये उन्हीं की देन थी जो आगे चलकर अमेरिका में रिवॉल्यूशन आया और लोगों ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। 1765 के उसी स्टैम्प एक्ट रिवॉल्यूशन के बाद पैट्रिक हेनरी एक दमदार नेता बनकर उभरे और उसके बाद फिर कई सरकारी पॉलिसीज के खिलाफ खड़े हो गए।
और उनमें से यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफत प्रमुख है। उन्हें ये डर था कि इस पॉलिसी से आम लोगों के राइट्स और आज़ादी खतरे में पड़ सकती है, और फिर उन्हीं के चलते बिल ऑफ राइट्स को पारित किया गया। दोस्तों, ये थी पैट्रिक हेनरी के सफर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनको हमने अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, हमारी तरफ से इस कद्दावर नेता पैट्रिक हेनरी को सलाम। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं पविता। भाई, कुछ मीठी और तीखी यादों के साथ अब मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,